वेलकम टू माय चैनल जीसीसी। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th की केमिस्ट्री पार्ट 1 यानी पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और ये क्लास का लाइव वीडियो है। मैं आप लोगों को गोल्डन कोचिंग के कुछ बच्चे से अवगत करा रहा हूँ। चलो हेलो बोलो बच्चों। तो तुम लोग को क्लास में कैसा लग रहा है? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहा है? कैसा लग रहा है तुम लोगों को? पढ़ने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है? तो यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा पढ़ने आए हो तुम लोग। ठीक। तो क्या पढ़ोगे आज तुम लोग? क्या? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन, उसी का पार्ट से ये दूसरा पार्ट से। पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ा तुम लोगों ने? रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अरे दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ा कि दूध से दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है? कोई बता सकते हो? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध से दही बन जाता है और दही से दूध नहीं बनता है वापस, यानी कि जो पदार्थ बन जाता है वो वापस फिर उसी पदार्थ को मूल आवश्यक रूप से मूल पदार्थ में नहीं आ सकता है, इसलिए वो रासायनिक पदार्थ होता है। जो नया पदार्थ बन जाता है और फिर वापस वह पदार्थ नहीं बनता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और जो पदार्थ नए पदार्थ बनने के बाद फिर पुनः उसी पदार्थ में अगर मूल आवश्यक रूप में बन जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी जो है, बर्फ का बनना, जैसे पानी को हम लोग क्या करते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं हम लोग? पानी को जमाते हैं और फिर उसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग उबाल भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यानी पानी का जमना, पानी अगर हम लोग जमा देते हैं तो फिर वापस पानी बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज उन्हीं का एक पार्ट है जो पहला अध्याय है आप लोगों का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन, जिसका हम लोग अभी पहला पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। पहला है हमारा रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? सबसे पहला बात है कि एक तत्व होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो तत्व जो होता है, एलिमेंट्स बोला जाता है। एक की जब कई तत्व मिलते हैं
एक या एक से अधिक तत्वों के मिलने से एक यौगिक का निर्माण होता है, एलिमेंट्स का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जो बनता है वो जल का निर्माण करता है, और जल क्या है? एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। तो हम लोग कहते हैं जब कोई पदार्थ अकेले, क्या अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पे देखो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले, भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं ना जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी एक या एक से अधिक, जैसे हाइड्रोजन ये क्या है? समझना, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? दिख रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से एक नया पदार्थ बन जाता है H2O, जिसका नाम है जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी इसका नाम है जल। जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सम्मिलित रहता है। हाइड्रोजन अब ऑक्सीजन ये क्या है? एक समीकरण का निर्माण करता है, इक्वेशन बनता है, जिसपे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया ही एक समीकरण का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल का निर्माण किया। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है, तो हमें समीकरण को बैलेंस करना भी है। अगर हम समीकरण को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? मतलब इक्वेशन सही नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 से हम गुना कर देंगे, और जब भी इनको बैलेंस करेंगे हम आगे गुना करेंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पे लगा देना है 2, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या तो बढ़ गया, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो हाइड्रोजन तो बढ़ गया ना। इनका जो बैलेंस हम करेंगे अणु परमाणु को हम लोग बराबर जो करते हैं तो इसका बढ़ गया ना, 2 दूना 4। तो इसको भी हम लोग करेंगे हाइड्रोजन 4, तो 2 दूना 4। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। और इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं जी? रिएक्टेंट यानी प्रतिकारक। क्या बोलते हैं? प्रतिकारक। और इसको बोलते हैं प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। अब क्या है कि रिएक्टेंट किसको कहा जाता है? तो रिएक्टेंट जो है हमारा, जिसमें एलिमेंट्स भाग लेते हैं, जिसमें कोई पदार्थ भाग लेता है, चाहे वो अकेला हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ हो। मैंने ये परिभाषा में लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, एक बार फिर से केमिकल रिएक्शंस क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए जैसे ये रिएक्टेंट क्या है? प्रतिकारक। अब यहां पे प्रतिकारक
प्रतिकारक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अब ये जो प्रतिकारक है, रिएक्टेंट है, यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बोला हम सबको पढ़ देंगे, खराब कर जाता यहाँ बढ़िया लगा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे प्रतिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिकारक कहते हैं, है ना जी। जैसे हमने क्या बताया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भाग लिया तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। अब प्रतिफल क्या है, यानी प्रोडक्ट है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, यानी प्रतिफल है। और ये है प्रतिकारक और ये है हमारा प्रतिफल। जैसे हमने क्या कहा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलाया तो बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी ये जो जल है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट है, यानी प्रतिफल है। और ये जब दो अभिक्रिया भाग ले रहा था, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी प्रतिकारक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? अब देखो, मैंने एक एग्जांपल और लिया। मैंने क्या कहा, अकेले या कोई अन्य पदार्थ, जैसे CaCO3 कैल्शियम है ना, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट अकेले है। जब ये अकेले भाग ले रहा है तो ये फिर अलग अलग, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। आ रहा समझ में? तो इसमें क्या है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी चूना पत्थर। इसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, इसमें मिला हुआ है। और ये जो हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये एकदम बिल्कुल शुद्ध चूना है। क्या है, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को किसी जल के साथ भी अगर मिलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। समझ में आ रहा? तो हमने क्या कहा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक। क्या है, प्रतिकारक। और ये है हमारा प्रतिफल। ये है हमारा प्रतिफल। आ रहा है समझ में? तो इसको नोट करो। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या है? पहला है, सबसे पहले रासायनिक
अभिक्रियाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला क्या है? गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। दूसरा है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। यानी तीसरा है रासायनिक यानी या रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। देखो, अगर पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, तो रासायनिक अभिक्रिया का निम्नलिखित विशेषता है। पहला है गैस की उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा है रंग में परिवर्तन, चौथा है ताप में परिवर्तन और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया जाए कि गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो गैस की उत्पत्ति क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे हम लोग लेते हैं दानेदार जस्ता, दानेदार जस्ता है उसका अभिक्रिया यानी जेडन, जैसे जेडन होता है जिंक, यहाँ पे समझ लो पहले, जैसे जिंक होता है जेडन, जिंक के साथ हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। गैस की कैसे उत्पत्ति होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जिंक जेडन Cl, इसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, और इससे क्या बनता है H2 यानी हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है। तो जस्ता के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड को जब मिलाते हैं तो ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो हमने क्या कहा सबसे पहला कि गैस की उत्पत्ति, तो इसमें गैस की उत्पत्ति भी होती है। बात समझ में आ रही? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, पहला विशेषता है कि गैस की उत्पत्ति। गैस कैसे उत्पत्ति होती है, जिंक के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड मिला दो तो ये जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। अब देखो यार, जिंक का एक क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम, 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हो? दोनों यानी दोनों की परमाणु संख्या बराबर करना है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 है, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन चाहिए, है ना जी। अब देखो अगला क्या है कि जैसे हमने लिया अवक्षेप का बनना, अगला है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है कि जैसे अवक्षेप क्या होता है, जैसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl होता है ना जी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट समझते हो, सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर किसको बोलते हैं, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जब डालते हैं तो ये अवक्षेप का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं सोडियम यानी NaCl और Ag, यानी कि सिल्वर क्लोराइड यानी Ag, यानी पहले तो बनता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, फिर है AgCl, जिसको बोलते हैं AgCl, यानी इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड, AgCl2, यानी ये क्या है, AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप क्या होता है, थक्का होता है, नीचे में बैठ जाता है। आ रहा समझ में? अब देखो रंग में परिवर्तन क्या होता है, रंग में परिवर्तन, ये सबको समझना है। मैंने क्या कहा, गैस की उत्पत्ति, जिंक के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी जिंक के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाएंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। उसके बाद अवक्षेप का बनना, जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, तो ये क्या करता है, सोडियम नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है, मतलब तो सोडियम नाइट्रेट बन गया और Cl और Ag यानी दोनों मिलकर के AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बन गया।
अब है रंग में परिवर्तन। तो रंग में कैसे परिवर्तन होता है? जैसे हमने कहा कि रंग में परिवर्तन क्या होता है कि पोटेशियम के बैंगनी रंग के विलयन, पोटेशियम का बैंगनी रंग के विलयन से में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस अगर निचोड़ेंगे तो विलयन का बैंगनी रंग क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। एक बार फिर कि पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ना, तो पोटेशियम पर मैग्नेट के ऊपर अगर नींबू का रस थोड़ा थोड़ा अगर डाला जाए तो उसका जो बैंगनी रंग होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अच्छा, एक चीज है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग कोई भी फैट चीज, फैट होता है ना, फैट चर्बीदार चीज, जैसे मीट मछली वगैरह खाते हैं तो क्या होता है कि हाथों में हमारा चर्बी लग जाता है ना, वो जम जाता है। तो हम लोगों को हाथ साबुन से धोया जाता है। साबुन से क्यों धोया जाता है? क्योंकि उसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है। ग्लिसरॉल क्या होता है? वो झाग बनाता है जिससे कि अम्लीकृत होता है, वो हमारे हाथों को साफ कर देता है। अन्यथा एक चीज होता है जैसे हम लोग मानते हैं कि नींबू, नींबू जो होता है, नींबू को हम लोग हाथ में ले ले, नींबू का रस, नींबू का रस क्या करते हैं हम लोग हाथों में ले करके और उसको मिला देते हैं। नींबू के रस के क्या करते हैं? हाथ में मिलाने के बाद पानी से धो लीजिए, बिल्कुल चकाचक क्लीन हो जाता है। होता है क्या? किया ऐसा तुम लोग? उसके बाद दाग धब्बा, जो मतलब कपड़े में जो दाग धब्बा होता है उसके ऊपर भी नींबू का रस लगाया जाए। और एक सोडा होता है, एक सोडा तो होता है खाने वाला और एक सोडा होता है धोने वाला। दो सोडा, दो प्रकार का, एक खाने वाला एक धोने वाला। खाने वाला सोडा जो होता है वो हम लोग किस चीज में उपयोग करते हैं? जैसे कि मान लो फुलौरी बनाने में, तो फुलौरी जो फूलता है और ये लिट्टी वगैरह जो बनाते हैं वो जो फूलता है किसकी वजह से फूलता है? तो सोडियम यानी सोडा की वजह से। जैसे कि ये रसगुल्ला हो गया, उसके बाद जलेबी हो गया, तो जलेबी सब जो फूलता है किसके वजह से? सोडा की वजह से। और एक सोडा होता है जो हम लोग धोने में काम करता है, जैसे दाग धब्बे को हटाने में। तो उसमें क्या होता है? एक होता है सोडियम कार्बोनेट और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। अब है ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। उसमें बताया गया कि यदि काली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे हम लोग ने क्या कहा कि एक चीज समझ लो यहाँ पे कि ताप में परिवर्तन कैसे होता है। कि मैंने क्या कहा कि एक चूना का जो ढेला होता है उसको ला लो, उसके ऊपर क्या करो कि पानी की बूंद दे दो, देखोगे उससे मतलब गैस निकलता है, निकलता है जी। तो टेम्परेचर धीरे धीरे उसका क्या करता है? वो कम कर देता है। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करता है? कम कर देता है। कभी कभी ऐसा मानो कि जैसे घरों में हम लोग पेंट करते हैं, तो घर में जो हम लोग पेंट करते हैं तो उसको एक पेंट करने के बाद, पेंट करने से मतलब जिस टाइम पेंट करता है उस टाइम बहुत भद्दा लगता है, ऐसा लगता है कि वो इसमें चमक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, टेम्परेचर पड़ता है, तो धीरे धीरे उसकी लाइटिंग बढ़ने जाता है। तो वैसे होता है ताप में परिवर्तन। जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे उसका परिवर्तन दिखने लगता है। बाद में जब पूर्ण रूप से सूख जाता है तब पता चलता है कि ये घर अच्छा लग रहा है। अब है अवस्था में परिवर्तन। कभी कभी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। अवस्था में परिवर्तन कैसे करते हैं? मैंने क्या कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पानी को मतलब जल को क्या करते हैं? जमाते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करते हैं। बात समझ रहे? अब देखो, हमने कहा कि जैसे मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मोमबत्ती जो जलता है वो क्या होता है? धीरे धीरे द्रव में और गैस में परिवर्तन होता है। गैस भी निकलता है जी, है ना। और मोमबत्ती को मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। मोमबत्ती का जो मोम होता है वो जलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का ये 5 विशेषता है। पहला है गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। समझ रहे हो ना? अब देखो, अब है रासायनिक समीकरण। रासायनिक
समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या है, जब या किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यहां पे समझना। अब देखो मैंने क्या कहा कि रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मैंने इससे पहले क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ रहे हो? अब देखो सबसे पहले ये देखो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग ले रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। उसके बाद ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O। अब दोनों मिलकर के H2O बनाता है। तो मैंने क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है ना, क्योंकि इसके पास है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। इसको कहते हैं प्रतिकारक और इसको कहते हैं प्रतिफल। ये बातें समझ में आ रही? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेत, ये पदार्थ है, हाइड्रोजन भी पदार्थ है, ऑक्सीजन भी पदार्थ है ना जी। हाइड्रोजन भी पदार्थ है, ऑक्सीजन भी पदार्थ है, बस ये है हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये लिक्विड है, ये गैस है। अगर हम संकेत की बात करें, जी है, ये भी जी है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये क्या है, एल है, लिक्विड है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, दोनों मिलकर के जल का निर्माण करता है। इसीलिए यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण, ये को रासायनिक समीकरण, दोनों का मिलने से नया पदार्थ बना और ये यौगिक का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, H2O, यानी ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा? तो बिल्कुल संक्षेप में क्या कहना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O जल का निर्माण करता है। ठीक है।